Yes, very, very good morning, students. Few more students are yet to join. Students ना आपण join होऊ देऊ तेव्हापर्यंत मला आवाजाच्या clarity बद्दल सांगा. Let us have the voice वाला poll. कितना clarity है आप बताइए. Okay, 30 seconds poll about voice clarity from everyone. Okay, it's crystal clear. That's wonderful. That's because I have parallelly logged in using our phone. So phone में से आवाज नजदीक से एकदम clear आ है. चलो fantastic. It seems to be very clear for almost everyone. बहुत अच्छे. Students अभी और 20 students कर expected है. 20 to 30 students we are still expecting. Try to team all of you students. ओके यस यस पोल सेज इट इज क्लियर. किसी के लिए अभी ब्रेकिंग तो नहीं हो रहा है. बहुत अच्छी बात है. फैंटास्टिक. वी हैव द स्क्रीन. और आज पहले हम क्या करेंगे? पहले हम डाउट्स ले लेते हैं सब स्टूडेंट्स. नहीं तो पहले ऐसा करते हैं. पहले कल जो मैंने होमवर्क दिया था उस पे आते हैं. तो जो होमवर्क के पेज है हम वो डिस्प्ले करते हैं. थोड़ा सा होमवर्क के जो है वो थोड़ा सा डिस्प्ले करते हैं. एंड देन उस पे डिस्कशन करते हैं. ठीक है. माय फर्स्ट होमवर्क वाज फ्रॉम एनसीईआरटी स्टूडेंट्स. अच्छा, क्या आपके बैकपैक में अब दिख रहा है वो? किसी ने चेक किया बैकपैक में अब दिख रहा है क्या? मैंने तो अपलोड कर दिया था तुरंत ही कल स्टूडेंट्स. है ना? अब दिख रहा है क्या बैकपैक में? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है. सरप्राइजिंग. अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर आपको ग्रुप पे जो अपलोड हो गया है उसी से अभी तो काम हो जा रहा है. आई विल चेक विद द टेक्निकल टीम क्यों आपको बैकपैक में नहीं दिख रहा है. Let me open from my computer NCERT chapter 2. That was our first homework. NCERT chapter 2, units and measurement. I have opened it. Now I'll display it here on the screen. Yes. Can you all see the screen, students? हाँ. तर जेव्हा हे दोन स्क्रीन्स आहेत ना स्टुडंट्स, एक कोणतं तरी व्हाईट बोर्ड असेल किंवा टेक्स्टबुक अशी किंवा पॉवर पॉईंट डिस्प्ले केलेली असेल, तो एक मेन स्क्रीन ठेवायचा आहे तुमचा. तो मोठा स्क्रीन ठेवा. माझा चेहरा जिथे येतोय तो छोटासा स्क्रीन ठेवा. ओके. लुकिंग ॲट माय फेस नीड नॉट बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा जर लाईव्ह क्लासरूम असता, जर तुम्ही ते क्लासरूममध्ये असता आलेले, ऑनलाईन व्हर्च्युअल मोडमध्ये नसता, देन बऱ्याच गोष्टी मी तुम्हाला विजुअली हाथों के इशारों से क्यूब करके एक्सपेरिमेंट जैसा दिखा के बहुत चीज दिखाता था. देन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लुक एट द टीचर. अभी के लिए जस्ट नॉर्मल पर्सनल सेंस के लिए अभी मेरा कैमरा ऑन रहेगा. बट यू प्लीज लुक मैक्सिमली एट द बोर्ड. मेरी आवाज आपको इम्पोर्टेंट है. हाँ. और आवाज जो आएगी वो सुन के आप फॉलो कीजिए लेक्चर में जो चल रहा है. okay. मेरे ख्याल से इन दिस इंट्रोडक्शन देयर वाज नो डाउट. किसी ने डाउट नहीं पूछा है इसमें से. तो फंडामेंटल मतलब बेस यूनिट क्या होता है सबको समझ गया. ठीक है. ये यूनिट की डेफिनेशन शुरू में पहले स्टेटमेंट में लिखी है. और भी कुछ चीज यूनिट के बारे में ये मैं आपको लिखा भी दूंगा. आज हम इसके नोट्स भी बनाएंगे. फंडामेंटल बेस यूनिट्स और बाकी क्या होता है डिराइव्ड यूनिट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से फंडामेंटल यूनिट्स है, कौन से डिराइव्ड यूनिट्स है, ये सब के बारे में चर्चा हमें करना है. आज वो पावर पॉइंट में करेंगे. देन देयर इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट इनमें से आप लोग ऑलरेडी कुछ जानते थे. आई थिंक सीजीएस एमकेएस नाम जान के पता थे स्टूडेंट्स. डिड यू ऑलरेडी नो? यस, यू ऑलरेडी न्यू. क्या नोट्स लिखना है कि? यस स्टूडेंट्स, नोट्स लिखेंगे. जब मैं बोलूंगा तो आपको लिखना है. ठीक है. जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना है. अच्छा सर, यूनिट्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करो.
यूनिट है मेजरमेंट करने का एक स्टैंडर्ड। ठीक है, आपको अगर यूनिट के डेफिनेशन में मैं लिखा देने वाला हूं वो, अगर यूनिट के डेफिनेशन में देखो, पूरी डेफिनेशन ये है, पूरी डेफिनेशन ये है जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया, जिसको आप ब्लू कलर में देख पा रहे हो। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हो, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ, है ना, a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। ठीक है, तो इसमें से भी, इन सब में से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है रेफरेंस स्टैंडर्ड। यूनिट होता है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड चीज होती है। स्टैंडर्ड वर्ड में ही समझ में आ गया कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ तभी उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है, वो एकदम बेसिक रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। अच्छा, रेफरेंस करना मतलब क्या? रेफरेंस करना मतलब स्टूडेंट्स, उससे कंपेयर करना, उसको रेफर करना, मतलब बाकी चीज उससे कंपेयर होगी। इसका मतलब, मैं अगर अगर मेरी हाइट मान लो 1.5 मीटर है, या किसी की 2 मीटर हाइट है, तो 1.5 या 2 मीटर हाइट किससे कंपेयर की गई? 1.5 गुना ऑफ 1 मीटर, 2 गुना ऑफ 1 मीटर। अगर मेरा मास 55 kg है, तो 55 गुना ऑफ व्हाट, 1 kg, तो 1 kg हो गया रेफरेंस। 1 kg एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी होगी, और 1 kg का रेफरेंस ले लिया, मतलब 1 kg से कंपेयर करके 55 गुना आ गया मेरा मास 55 kg। किसी का 70 kg रहेगा, तो 70 टाइम्स ऑफ 1 kg विल बी द रेफरेंस स्टैंडर्ड। राइट, तो विथ रिस्पेक्ट टू, करेक्ट, रेफरेंस मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन। तो यूनिट ये रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ यूनिट। चलो, एम के एस, सी जी एस, ये इसके लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे दिए, सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सी जी एस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, राइट। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, है ना। तीनों आगे का भी देखो, एफ पी एस एंड एम के एस, सब में एस एस जो तीसरा है वो टाइम का यूनिट है, सेकेंड, राइट। अच्छा, सेंटीमीटर किसका है? सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, राइट। फर्स्ट वन इज यूनिट ऑफ लेंथ, then it is gram is mass, then it is second, right? Foot is also length, then pound is mass, s is second। ये फुट पाउंड सेकेंड ना ब्रिटिश सिस्टम थी, इंग्लिश लोगों की, ब्रिटिश लोगों की सिस्टम थी ज्यादा। लेकिन आज भी देखो स्टूडेंट्स, वी समटाइम्स यूज पाउंड। कभी आपने आपके घर में देखा है कोई छोटा सा बच्चा अगर आपके फैमिली में पैदा होता है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, तो उसका वेट कैसे गिनते हैं? कभी आपने कभी केजी में सुना है क्या वेट? नहीं, मोस्टली केजी में नहीं करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का वेट कैसे बोलते हैं? पाउंड में बोला जाता है। एकदम न्यूबॉर्न बेबी रहा, तो आपके पेरेंट्स, है ना, आपके पेरेंट्स को आप घर पे जाके पूछना कि आप जब पैदा हुए थे तो आपका वजन क्या था। उनको याद होगा, उनको आपका आज का वजन या बीच में का वजन याद नहीं होगा कुछ सालों पहले का, लेकिन बचपन का वजन आप उनको याद होता है ना, कि ये कितने पाउंड का पैदा हुआ था, राइट। तो ये पाउंड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास 1 kg से छोटा होता है स्टूडेंट्स, आधे केजी से भी थोड़ा छोटा होता है ना, करीब आधे केजी से थोड़ा छोटा। आधा केजी मतलब 500 ग्राम होगा, उससे थोड़ा छोटा 450 ग्राम के आसपास एक पाउंड होता है। छोटा यूनिट है, केजी से, किलोग्राम से छोटा यूनिट है। देन एम के एस, ये तीनों है। लेकिन इन तीनों के अलावा आगे आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है व्हाट इज कॉल्ड एज एस आई सिस्टम। एस आई सिस्टम, आगे देखो, एस आई सिस्टम। एस आई जो है, यही हम फिजिक्स में 2 साल मेनली यूज करेंगे। SI is a short form of a French word। सिस्टम इंटरनेशनली डे यूनिट्स दिया हुआ है वहां पे, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के आपको वहां बताया गया है, उनकी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1971 की कॉन्फ्रेंस, वहां पे ये डिसाइड किया गया, डेवलपमेंट किया गया। और अभी भी रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। ये रिवीजन की बात कर रहे हैं, 2018 के रिवीजन की बात कर रहे हैं, नवंबर 2018। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो है ये नवंबर 2018 है, लेकिन टू बी प्रिसाइज इवन 2020 में, पिछले साल कोरोना शुरू होने के पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें और रिविजन्स हुई थी जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी अभी आनी बाकी है। तो उस पे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे इतना लेटेस्ट पे। बट यस, 1971 में एसआई सिस्टम जो बनी थी, उस पे क्या यूनिट्स बने थे, कैसी उसकी डेफिनेशंस थी, उस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड दैट वी आर कमिंग टू इट। यस,
यस, प्रतीक पानसरे ने जो देखो चैट बॉक्स में टाइप किया है, वो उल्टा कन्वर्शन टाइप किया है। मतलब मैंने बताया पाउंड कितना होता है आधे केजी से कम, उसने पाउंड बताया, इन केजी बताया इन टर्म्स ऑफ पाउंड। तो सही है बिल्कुल। उल्टा इन द सेंस, उल्टा का मतलब मेरा गलत नहीं था। उल्टा का मतलब मैंने बताया पाउंड इन टर्म्स ऑफ केजी, उसने लिखा केजी इन टर्म्स ऑफ पाउंड, तो वो भी सही है। तो केजी इन टर्म्स ऑफ पाउंड क्या होगा, केजी बड़ा है तो एक केजी में 2 पाउंड से ज्यादा पाउंड आएंगे, है ना, करीब करीब 2.2 पाउंड्स आएंगे, राइट। इट्स नॉट एग्जैक्ट बट यस अप्रोक्सीमेटली 2.2 पाउंड्स आएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोल रहे कि 7 बेस यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो हम आ जाते हैं फिर टेबल पे। सप्लीमेंट्री में समझाऊंगा, बहुत लोगों को उस पर डाउट आया था, सप्लीमेंट्री में समझाऊंगा। सबसे पहले हम 7 यूनिट्स की बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट्स की, इस टेबल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हमें रटना है कि पहला कॉलम बेस क्वांटिटी क्या है, ठीक है। यूनिट का सेकंड कॉलम है, यूनिट बाद में देखेंगे। यूनिट किस चीज का होता है, फिजिकल क्वांटिटी का होता है। कल आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है स्टूडेंट्स, वो हम सिलेबस में पढ़ेंगे। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है लाइक हेट्रेड, इमोशंस, हैप्पीनेस वगैरह, वो चीजें अभी अपने लिए नॉन फिजिकल है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में भी कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल होती है, मतलब बेस क्वांटिटी ली जाती है, जो कि कितनी है, 7 ली गई है। एसआई यूनिट, एसआई कॉन्फ्रेंस में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो डिसीजन लिया गया, उसके हिसाब से फिजिक्स में वी आर गोइंग टू स्टडी 7 बेस क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज तो फिजिक्स में बहुत सारी, हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज वी विल हैव, मे बी एक्चुअली टोटल थाउजेंड्स होगी। अपने सिलेबस में कई हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज आ जाएगी टोटल, हर चैप्टर में नई 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 क्वांटिटीज आएगी। बट आउट ऑफ ऑल देम 7 बेस है, 7 बेसिक्स है। बेसिक का मतलब क्या है कि उन बेसिक क्वांटिटीज का यूज करके आपस में मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन वगैरह करके आप बाकी क्वांटिटीज भी बना सकते हो। तो 7 बेस क्वांटिटीज है, बाकी को डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। वो फिर से मैं जब पावर पॉइंट दिखाऊंगा हम उसको नोट कर लेंगे। अभी आपको समझना है कि बेस क्वांटिटीज 7 है, आपने घर से टेबल में लिख के लाई है, और मैंने उसको याद करने को भी बोला था। ये टेबल आपको याद भी रहना चाहिए, राइट। तो पहली 3 बहुत बेसिक है 7 में से। फर्स्ट 3 आर वेरी बेसिक, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इनकी डेफिनेशंस जो है स्टूडेंट्स, इस पे करीब करीब कभी जेई नीट में ऑलमोस्ट कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बिकॉज ये बहुत डीप साइंस, बहुत ही फंडामेंटल साइंस है। तो ये साइंटिस्ट लोगों के काम का है, ये मेडिकल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स के काम का डायरेक्टली नहीं है। बट यस, थोड़े से बेसिक्स मैं आपको समझा दूंगा उसके अलावा भी। ये आपके बुक में भी आगे लिखा हुआ है कि द डिटेल्स ऑफ दिस डेफिनेशंस आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। 12th स्टैंडर्ड तक के इसमें ये डेफिनेशंस को डिटेल समझना पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी क्यों डिटेल समझना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कुछ कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। देखो, पहली डेफिनेशन, मीटर की डेफिनेशन, 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वैल्यू हमें पता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वैल्यू मैंने कल आपको बोली थी, 299792458। ओके, तो ये फिक्स्ड वैल्यू मान के इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी। सीजियम फ्रीक्वेंसी, ये किसी ने सवाल पूछा था, ग्रुप पे टाइप किया था और किसी ने सही जवाब भी दे दिया था। तो डेल्टा न्यू इज, डेल्टा इज फॉर चेंज, एक्चुअली डेल्टा इज फॉर चेंज, वो ट्रायंगल जैसा सिंबल जो दिख रहा है, इट इज फॉर चेंज। हाँ, तन्वी इज आस्किंग व्हाट इज इट, व्यू सीज, अच्छा एक मिनट। तन्वी, वो जो है ना वी नहीं है स्टूडेंट्स, पहले डेल्टा का मीनिंग समझ लो। डेल्टा इज फॉर, डेल्टा मैंने ख्याल से आपको लिख के देना चाहिए, तब आपको ये बात समझ आएगी। थोड़े से टाइम के लिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और ये चीज लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। मतलब आपको मैं लिख के दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, वो ऐसा छपा होना चाहिए। डेल्टा ऐसा है, ये चीज ऐसी है, न्यू, देन नीचे सब्सक्रिप्ट करके कैपिटल सी स्मॉल एस होना चाहिए। सो डेल्टा, इसको पढ़ेंगे डेल्टा, इट स्टैंड्स फॉर चेंज।
ये जो है ये V नहीं है, न्यू है। कल आपने ग्रीक अल्फाबेट अपेंडिक्स में से पढ़े थे, फर्स्ट अपेंडिक्स में, उसमें एक सिंबल था न्यू। V जैसा दिखता है वो, बट इट इज न्यू, NU, परफेक्ट, राइट। दिस स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डिटेल मीनिंग क्या होते हैं वो अपने सिलेबस में कई जगह आएगा। आप बेसिक एक चीज याद रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम का रेसिप्रोकल होता है, मतलब सेकेंड रेस टू -1 होता है। इट्स समथिंग लाइक 1/सेकेंड में आता है, ओके। 1/सेकेंड में आएगा उसका यूनिट, ठीक है। उसका यूनिट जो है 1/सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी समथिंग लाइक रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर ईयर, ऐसी चीज है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होती है। एंड ये जो चीज है, दिस इज सीजियम। दिस इज सीजियम। सीजियम ये एक क्या है, एलिमेंट है। आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, सीजियम एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा किसी ने डाउट में पूछा था, हाइपरफाइन ट्रांजिशन क्या है, हाइपरफाइन लेवल्स क्या है। इसी के डेफिनेशन में HC वर्मा बुक में हाइपरफाइन लेवल्स पूछा गया है, ठीक है। हाइपर फाइन लेवल पूछा गया है। मीनवाइल, यस यस, सीजियम का एटॉमिक नंबर जो कैपिटल Z बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इज 55। एटॉमिक नंबर इज 55। ये किसके नीचे आता है पता है आपको? हाइड्रोजन के नीचे आता है, लिथियम आता है स्टूडेंट्स। लिथियम के नीचे क्या आएगा? सोडियम आएगा। सोडियम के नीचे पोटेशियम आएगा, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम आएगा, रुबिडियम के नीचे सीजियम आएगा आपके पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर में टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप करेक्ट। एटॉमिक नंबर उसका है 1, लिथियम का 3, सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे उसमें तो 11, और 8 ऐड हो जाएंगे तो 19, 18 और ऐड हो जाएंगे तो 37, एंड और 18 ऐड हो जाएंगे तो 55। वेरी करेक्ट, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स में सीजियम जो आता है। पीरियड इसका देखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो फर्स्ट ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड, राइट। फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1 ऑफ अल्कली मेटल्स में सिक्स्थ पीरियड में आने वाला, वेरी करेक्ट, सिक्स्थ पीरियड में पीरियोडिक टेबल में आने वाला जो एलिमेंट है वो है सीजियम। अच्छा, इस सीजियम की एक खासियत है, हर अलग अलग एलिमेंट जो है ना, उसको आप कुछ लाइट का एनर्जी देंगे, ऐसा लाइट का एनर्जी देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन ना निकल जा सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पर्टिकुलर उससे लेट अस से एक 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 स्पेक्ट्रम बनता है, एक लाइट का वेवलेंथ, एक लाइट का फ्रीक्वेंसी बनता है, एक लाइट का फ्रीक्वेंसी बनता है। ये सब हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं असली में स्टूडेंट्स, ठीक है, एक मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो सीजियम की क्या खासियत है कि सीजियम को जो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो उसके स्पेक्ट्रम में मिलती है, मतलब उसके एटम्स ने एनर्जी रिलीज करने के बाद जो फ्रीक्वेंसीज आती है, उसमें से दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बहुत नजदीक है। फाइन का मतलब नजदीक, फाइन का मतलब है क्लोज, नजदीक, नजदीक, नजदीक। मैं हिंदी में समझाने के लिए लिख रहा हूं, फाइन का मतलब है नजदीक, और हाइपर का मतलब है बहुत। बहुत कहेंगे शुद्ध हिंदी में तो बहुत नजदीक। अगर उसकी दो लेवल, यहां पे लेवल का मतलब है उसकी एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी लेवल की वजह से फ्रीक्वेंसी लेवल्स, और फ्रीक्वेंसी लेवल्स की वजह से ही टाइमिंग उसका जो है, किस टाइम में वो रिलीज होगा, वो टाइमिंग लेवल वो बहुत नजदीक है। बहुत 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 नजदीक है। कितना नजदीक है पता है? कि अगर उसका टाइमिंग आपको बताया जाए तो 1 सेकेंड के 1000 टुकड़े नहीं, लाख टुकड़े नहीं, करोड़ों टुकड़े भी, 1 सेकेंड के करोड़ों टुकड़े से भी कम टाइम डिफरेंस है, बिलियंस में। यस यस, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग है। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि ये चीजें एग्जैक्ट आपके समझने के लेवल के बाहर है। इसीलिए ये डेफिनेशन पे कभी नीट में, जेई में
डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल नहीं पूछा गया। डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि मीटर की डेफिनेशन में कौन से एटम का हाइपरफाइन लेवल यूज होता है, तो ये इंफॉर्मेशन है, आपको जवाब देना पड़ेगा सीजियम। बस ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन यूज करेंगे। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बार बार भी बताऊंगा, तो अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि अभी एनर्जी से फ्रीक्वेंसी का क्या कनेक्शन है, फ्रीक्वेंसी से टाइम का क्या कनेक्शन है, ये एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम क्या होता है लाइट का, ये अभी नहीं समझ सकते। ये एक्सपर्ट फिजिसिस्ट साइंटिस्ट आप बनने के बाद समझ सकते हैं, और थोड़ा सा आप 11th-12th का सिलेबस खत्म होते होते समझेंगे। तो अभी बच्चों डेफिनेशन को अंडरस्टैंडिंग, आपको ये 7 डेफिनेशन को अंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स के मीनिंग में आपको समझा दिया, हाइपर का मीनिंग, फाइन का मीनिंग, जो मैं समझा रहा हूं बस उतना याद कर लीजिए, वो भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी बात है पूछना। एज अ टीचर मेरा काम है जितना आपको समझना पॉसिबल है उतना समझाना। ठीक है, तो ये बहुत नजदीक टाइम होता है, बहुत नजदीक टाइम होता है। टाइम इतना नजदीक होता है कि सेकेंड से भी कम, मिली सेकेंड से भी कम, माइक्रो सेकेंड से भी कम, जिसको कहेंगे नैनो सेकेंड, तो ना नैनो सेकेंड तो 9 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन टाइम्स ये लुक 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 करेंगी। ये जो नजदीक की लेवल है ना, दो नजदीक की लेवल, ये टिंग 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 टिंग, ये दो नजदीक की लेवल की जो फ्रीक्वेंसी है, तो वो एक सेकेंड में, एक सेकेंड जैसे टाइम में कितनी बार लुक 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 करेगी पता है? उसमें का फ्रीक्वेंसी कितनी बार करेगी, कितना कम टाइम डिफरेंस है, 9 बिलियन टाइम्स इन 1 सेकेंड। 9 बिलियन टाइम्स, जो आप 1 सेकेंड जानते हो, करीब करीब 9 बिलियन टाइम्स करेगी। तो उस पर से 1 सेकेंड डिफाइन किया गया है। क्यों हमने सीजियम चुना, ये समझिए, क्योंकि सीजियम में हाइपर फाइन है, मतलब बहुत नजदीक है। अगर बहुत नजदीक है मतलब बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है। अगर बहुत छोटे छोटे डिफरेंस से आप काउंटिंग करेंगे ना, तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। ये बात थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा नजदीक चीजें होगी तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, जितना ज्यादा नजदीक चीजें होगी तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने बताया मेरा वजन है, जैसे मैंने बताया कि मेरा वजन है, मान लो अगले पेज पे बता रहा हूं 55 kg, ये ज्यादा एक्यूरेट है स्टूडेंट्स, कि अगर मैंने बोला 55.2 kg, ये ज्यादा एक्यूरेट है, कि अगर मैंने बोला कि 55 kg 213 ग्राम है, ये ज्यादा एक्यूरेट है? थोड़ा थोड़ा मराठीत पण सांगता है, यस, है ना? तीसरा वाला ज्यादा एक्यूरेट है, पहले से दूसरा ज्यादा एक्यूरेट है, दूसरे से तीसरा ज्यादा एक्यूरेट है। मानते हो स्टूडेंट्स, है ना? और अगर मैंने और उससे भी एक्यूरेट करके बताओ, अगर मैंने बोला 55 kg 212 ग्राम और 970 माइक्रोग्राम, अरे बाप रे, ये तो और भी एक्यूरेट हो गया, है ना? क्यों एक्यूरेट हो गया? पहले में सिर्फ केजी था, दूसरे का एक्यूरेसी पॉइंट में केजी में आ रहा है, दैट इज 200 ग्राम की एक्यूरेसी में आ रहा है। तीसरे में तो और भी ज्यादा, एकदम एक एक ग्राम की एक्यूरेसी में आ रहा है, और अगले में तो माइक्रोग्राम की एक्यूरेसी में आ रहा है। तो जितना छोटा छोटा डिटेलिंग करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। आ रही बात समझ में, यस और नो? यस, तो इसीलिए सीजियम में ऐसा पाया गया कि उसके जो फ्रीक्वेंसी टाइमिंग लेवल है वो बहुत नजदीक है। 9 बिलियन बार, मतलब 900 करोड़ होता है स्टूडेंट्स, ये 900 करोड़ बार वो लुक लुक करते हैं एक सेकंड के अंदर, कितने कम टाइम में। तो देखो कितना एक्यूरेसी है, इसलिए उसको चुना गया मीटर को डिफाइन करने में। बस इतना समझना आपके लिए काफी है, मोर देन इनफ। मैंने अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज किया? क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो एचसी वर्मा बुक में दी है, 9 बिलियन से भी थोड़ा ज्यादा है। 9 बिलियन से भी थोड़ा ज्यादा है, 9 बिलियन मिलियन सब में वो वैल्यू है। ये एचसी वर्मा में शायद आपको वैल्यू मिलेगी कि एग्जैक्टली कितना है। ठीक है, उसमें मोबाइल नंबर जैसा फिर से वो भी दिख रहा है, 91 92 ऐसा कुछ, तो भी वो मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो मैंने 9 बिलियन मैंने अप्रोक्सीमेट बताया, बुक में एग्जैक्ट छपा हुआ है। ठीक है, बुक में एग्जैक्ट छपा हुआ है ना, 912 करोड़ ऐसा कुछ तो भी है, वो मैंने एग्जैक्ट डिटेल नहीं लिखा, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है। ठीक है, यस यस, वरुण गोडसे ने वैल्यू लिख के दी है, देखो, एक 919 करोड़ 26 लाख
31,770 ये वो वैल्यू है। ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस, अब आ जाओ वापस, अब आ जाओ वापस। अच्छा हाँ हाँ, ये और गौरव का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सर इसमें सेकेंड कैसे आ गया। हाँ बेटा, तो मीटर की डेफिनेशन में दो चीजें यूज करी हमने। एक यूज करा है स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है मीटर पर सेकेंड में, स्पीड ऑफ लाइट होता मीटर पर सेकेंड में, स्पीड ऑफ लाइट होता है मीटर पर सेकेंड में, और फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड का पर सेकेंड कैंसिलेशन हो जाएगा जब आप उसके डिटेलिंग देखेंगे। तो पर सेकेंड कैंसिल होकर मीटर आया। तो मीटर की डेफिनेशन ही यूज कर रही है मीटर पर सेकेंड की बातें, राइट, मीटर पर सेकेंड की बात है। तो अब सेकेंड की डेफिनेशन और भी बेसिक होनी चाहिए। तो आप देखो सेकेंड की डेफिनेशन में ये इक्यानो बैंडो वाला आया हुआ है। जब आप सेकेंड की डेफिनेशन देखोगे उसमें भी डेल्टा न्यू CS आया हुआ है, और वो ज्यादा फंडामेंटल है। तो सातों में भी अगर आपको पूछे कि सातों डेफिनेशन में सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन कौन सी है, तो सेकेंड की है। फिर सेकेंड का यूज करके आपकी मीटर की डेफिनेशन है, सेकेंड वाला यूज करके आपकी मीटर की डेफिनेशन है। ठीक है, और केजी की डेफिनेशन एकदम अलग है, केजी की डेफिनेशन एकदम अलग है। ओके, केजी की डेफिनेशन एकदम अलग है। इसमें भी अलग अलग साल डेफिनेशन रिवाइज होती है। किसी को इरिडियम सिलेंडर का किसी ने सवाल पूछा, तो यस, मेरे टाइम पे कुछ साल पहले इरिडियम सिलेंडर से केजी की डेफिनेशन थी, बट उसके बाद अभी एनसीईआरटी में अपडेट आया है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट से केजी की डेफिनेशन की गई है। देखो कैसे, सबसे पहले सेकेंड आया, फिर मीटर की डेफिनेशन आई, फिर देखो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अगर हमें सेकेंड पता है, अगर हमें मीटर भी पता है, तो प्लैंक कांस्टेंट का इस्तेमाल करके तीसरी चीज जो बची है केजी, उसका भी इस्तेमाल, उसका भी डेफिनेशन कर सकते हैं, उसकी भी डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कांस्टेंट्स कितने इंपॉर्टेंट थे, पहले दिन हमने कांस्टेंट्स पढ़ा, क्योंकि जो यूनिवर्सली बेस कांस्टेंट्स है उसका यूज करेंगे तो हम फिजिक्स के बेसिक्स बना पाएंगे। ओके, सो आई रिपीट, फर्स्ट थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, देखो क्वांटिटीज का नाम मीटर केजी नहीं है स्टूडेंट्स, क्वांटिटी का नाम है लेंथ मास टाइम। तो सबसे पहला बेसिक हमने डिफाइन किया टाइम का यूनिट सेकेंड, वो कैसे डिफाइन किया, सीजियम फ्रीक्वेंसी का यूज करके। बाद में डिफाइन किया गया मीटर, वो किसका यूज करके, वो स्पीड ऑफ लाइट का यूज करके और सेकेंड की डेफिनेशन का यूज करके। और बाद में डिफाइन किया किलोग्राम, किसका यूज करके, प्लैंक कांस्टेंट का यूज करके, और ऑब्वियसली मीटर सेकेंड की जो पहले डेफिनेशन की है उन दोनों का यूज करके। यस यस, राज खेड़कर जो है वो टाइप कर रहा है, वो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, ये वन ऑफ द पुरानी डेफिनेशन थी किलोग्राम की, कुछ सालों पहले थी। साइंटिस्ट लोग भी अपग्रेड करते रहते हैं, क्यों अपग्रेड करते हैं वो भी दिखेंगे, देखेंगे हम, मुझे तब हम आज की पीपीटी पे आ पाएंगे, तब मैं आपको नोट्स बना पाऊंगा। अगली चार चीजें स्टूडेंट्स, इसकी भी आपको डेफिनेशन लिखना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप देख लो कौन से कांस्टेंट के टर्म्स में डिफाइंड है, वो मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे करंट वर्ड छूट गया स्टूडेंट्स उनका, यहाँ पे करंट वर्ड छूट गया है। चौथी क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं लिखोगे, चौथी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट है एम्पियर, और उसका सिंबल है कैपिटल ए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कैपिटल स्मॉल की गड़बड़ करेंगे तो भी आपका एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। पहले तीनों सिंबल स्मॉल लेटर्स में थे, एम्पियर पहला सिंबल है जो कैपिटल में है। क्यों कैपिटल में है, क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम का सिंबल कैपिटल में लेते हैं, उसके रूल्स भी आज हम पढ़ेंगे। अगला देखना केल्विन, केल्विन जो है टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का यूनिट है, वो भी साइंटिस्ट का नाम होने से कैपिटल के सिंबल है। मोल ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम था। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, यूनिट, यूनिट इज मोल, क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट इज मोल, और उसका सिंबल MOLE नहीं है, पूरा नाम MOLE है, सिंबल सिर्फ 3 लेटर का है, स्मॉल MOL। स्मॉल क्यों है, क्योंकि मोल साइंटिस्ट का नाम नहीं है। कैंडेला भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कैंडेला वर्ड ये कैंडल पर से आया हुआ है, मेणबत्ती असते ना, मेणबत्तीला कॅन्डल म्हणतो, त्याच्यावरून कॅन्डेला शब्द आला आहे।
याचं एक्सप्लेनेशनही बऱ्याच जणांनी विचारलंय, ते पण मी व्हाईट बोर्ड वरती तुम्हाला सांगेन. फक्त या डेफिनेशन पार्ट नाही करायच्या आहेत, तुम्हाला कॉन्स्टंट समजून घ्यायचे आहेत कोणत्या डेफिनेशन मध्ये. जर प्रश्न मी विचारला की एम्पियरची डेफिनेशन, एम्पियरच्या डेफिनेशन मध्ये कोणता कॉन्स्टंट यूज केला आहे, तुमचे आंसर आहे बघा काय, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. कल हमने ये भी देखा था वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कांस्टेंट की वैल्यू यूज करी गई है एम्पियर के डेफिनेशन में. केल्विन के डेफिनेशन में कौन सा कांस्टेंट यूज किया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. कल मैंने इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाई थी. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकाल के दिखाया था मैंने, याद आ रहा है किसी को? स्मॉल के का फॉर्मूला क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है किसी को? मैंने कल लिख के दिया था, कोई टाइप करके बताएगा फॉर्मूला? यस यस, कैपिटल आर अपॉन एन ए. यस, चलो मैं टाइप करके देता हूं एक बार. एग्जैक्टली, स्मॉल के था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन ए. कैपिटल एन ए, ठीक है. कैपिटल आर वाज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन ए वाज एवोगैड्रोस नंबर. वो रेशियो लेके आपका आंसर आता था जूल पर केल्विन में. वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बिकॉज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में जूल पर केल्विन आया है, तो उसका यूज करके केल्विन की डेफिनेशन है. याद रहेगा स्टूडेंट्स, है ना, कौन सी डेफिनेशन में कौन सा कांस्टेंट यूज हुआ था. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूज हुआ है केल्विन की डेफिनेशन में. बस इतना याद रखना है आपको, पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी है अभी. मोल के डेफिनेशन में क्या यूज होगा, ऑब्वियसली मोल के डेफिनेशन में मोल की एवोगैड्रो कांस्टेंट यूज होगा. एवोगैड्रो नंबर जो है वही मोल की डेफिनेशन है. उतने ही पार्टिकल्स, उतने ही एटम्स होंगे, न्यूक्लियस होंगे, जो भी होगा ना, उतने ही एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स है उसको 1 मोल कहते हैं. कभी कभी एटम्स, कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी आप मॉलिक्यूल्स लेते हो ना, जो भी अपने को काउंट करना है, जिसका भी नंबर अपने को काउंट करना है, अगर बहुत बड़ा इतना नंबर होता है तो उसको डजन में काउंट करके नहीं चलेगा. बनानास को 12 होते हैं, 15-20 बनानास आप लोगे, खरीदोगे, 6 बनाना खरीदोगे, 8 बनाना खरीदेंगे, तो डजन में उसको कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स एटम्स होते, कितना बड़ा नंबर है देखो, 10 टू द पावर 23, करोड़ों 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 गुना है. बहुत बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली उसको आप एक बड़ा यूनिट चाहेंगे, बड़ा कांस्टेंट चाहेंगे, डजन नहीं काम करेगा. तो जो कांस्टेंट है वो एवोगैड्रो कांस्टेंट है. की एलिमेंटरी एंटिटी म्हणजे काय, हे जे मी सांगितलं, एलिमेंटरी एंटिटी. एलिमेंटरी म्हणजे बेसिक, एलिमेंटरी म्हणजे एकदम बेसिक, मूल तत्व जे असतात एकदम बेसिक, सिंपल, छोटे छोटे. एंटिटीज म्हणजे गोष्टी, एंटिटीज म्हणजे पार्टिकल म्हणू शकतो. एंटिटी म्हणजे गोष्टी, लाईक इलेक्ट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन, ऍटम, न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल, या गोष्टी एंटिटी. एंटिटीज म्हणजे बेसिक गोष्टी, ठीक आहे. दॅट इज द मिनिंग ऑफ एलिमेंटरी एंटिटी. ठीक आहे. एक प्रश्न आलाय चॅट बॉक्स वरती, बट ऑफ व्हॉट आर द एलिमेंटरी एंटिटीज आर कन्सिडर्ड अँड मोल व्हॅल्यू इज कॅल्क्युलेटेड. येस, दॅट विल कम इन द चॅप्टर ऑफ मोल कन्सेप्ट. ठीक आहे. एलिमेंटरी एंटिटीचा जो प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर पण खाली याच्यात शेवटच्या वाक्यात लिहिलेलं आहे. ऍटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल ऑफ स्पेसिफाइड ग्रुप. ये नंबर कहां से आया, ये नंबर कहां से आया, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड से आप मोल कॉन्सेप्ट नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे. ये केमिस्ट्री में अलग चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है. वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये नंबर कहां से आया, कौन से एक्सपेरिमेंट पर से आया. आपको थोड़ी सी एक हिंट दे दूं तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई बाय एम रेशियो हमने कल किया था, तो उससे रिलेटेड एक मिलिकान्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, तो उससे उसका एक संबंध आता है. ठीक है, लेकिन इसके डिटेल आपको अभी नहीं दिख. यस, और अनदर बेसिक डेफिनेशन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कार्बन 12 एटम. वेरी करेक्ट. लास्ट कैंडेला पे आते हैं. कैंडेला की डेफिनेशन में तो आपको कुछ भी डेफिनेशन में याद नहीं रखना है. ठीक है, डेफिनेशन में याद नहीं रखना है. मैं लुमिनस वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, कैंडेला का मीनिंग थोड़ा समझाऊंगा अलग से अभी व्हाइट बोर्ड पे. ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को कुछ याद रखना ही है तो एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, ये सवाल किसने पूछा था, मोनोक्रोमैटिक वर्ड का मैं भी मीनिंग समझा देता हूं आपको. मोनोक्रोमैटिक वर्ड का भी मीनिंग समझा देता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी का मीनिंग, बस ये सब अभी हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे.
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वगैरह वगैरह। यस यस, इन सवालों के जवाब भी मैं आपको बता रहा हूँ। मोनोक्रोमैटिक का मीनिंग और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मीनिंग। यस, चलो, जब हम पढ़ रहे हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस पे बहुत सारे सवाल आपने पूछे थे। एक एक वर्ड टू वर्ड ध्यान देना और थोड़ा सा लिख लेना बाद में। मेरा पेज भरने के बाद लिख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। इंटेंसिटी वर्ड पे मैं आपको पहले ध्यान दे रहा हूँ। इंटेंसिटी वर्ड फिजिक्स में बहुत जगह आएगा। इंटेंसिटी वर्ड को आप हिंदी में मराठी में पहले ध्यान रखिए। तीव्रता ज्याला म्हणतात, जिसको तीव्रता कहते हैं, दॅट इज इंटेंसिटी। कोणती गोष्ट किती तीव्र आहे, तीव्र म्हणजे समजतं सगळ्यांना, राइट? तीव्र मतलब इंटेंस ना, कितना ज्यादा ताकतवर है, कितने कम जगह में ज्यादा पावरफुल है ना, पावरफुल बोल सकते थोड़ा ना। इट इज समथिंग लाइक पावर, इट इज समथिंग लाइक पावर, कितना तीव्र है, दैट इज इंटेंसिटी। यस। ल्यूम का मतलब होता है लाइट। ल्यूम इज अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है लाइट, मतलब प्रकाश। लाइट मतलब प्रकाश। ये नाम याद रखने के लिए मैं आपको और एक वर्ड बताऊंगा, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, सबने ये वर्ड सुना है, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट करणे म्हणजे प्रकाशित करणे, प्रकाशित करणे, प्रकाशमय करणे। तो इल्यूमिनेट वर्ड जो आपने सुना है वो कहां से आया? ल्यूम पर से ही आया। ये जो ल्यूम वर्ड है, ल्यूम पर से ही आया इल्यूमिनेट। ल्यूम पर से ही आया इल्यूमिनेट। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं और एक चीज, जस्ट वेट। ओह नो, आई लेफ्ट इट। मुझे कल याद देना, मैं कल लेके आऊंगा। मैंने मेरे घर के एलईडी बल्ब का जो हम परचेस करते हैं ना, उसका डब्बा लाया था, लिया हुआ था, मैंने अलग से निकाल के रखा है, कल लेके आऊंगा। उसके ऊपर अपने अपने घर पे, अगर किसी के घर पे है तो आप देखना, मैं कल आपको दिखाऊंगा। उस पे मेरे पास एक छोटा एलईडी बल्ब था, उस पे लिखा हुआ था 9 वॉट। ओके, एलईडी बल्ब पे 9 वॉट लिखा हुआ था। एलईडी बल्ब पे 9 वॉट लिखा हुआ था। उसके साथ साथ बहुत चीजें लिखी हुई थी उसके बारे में, बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। और एक जगह पे लिखा हुआ था कुछ तो भी 875 या ऐसा कुछ तो भी एक नंबर था, और आगे लिखा हुआ था लूमेंस। आगे लिखा हुआ था लूमेंस। ठीक है, लूमेंस। तो ये जो लूमेंस है, ये एक यूनिट है। ये एक यूनिट है, किस चीज का यूनिट है? लुमेंस किस चीज का यूनिट है? कि मेरा बल्ब कितना प्रकाश देता है, उसका यूनिट है। प्रकाश को भी मेजर करना पड़ेगा, हर चीज को मेजर करते तो लाइट को नहीं क्या मेजर करेंगे? कितना लाइट कम है, कितना लाइट ज्यादा है, उसको नहीं मेजर करेंगे क्या हम? तो उसका यूनिट है लुमेंस। लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिल्कुल चलेगा। ठीक है, ये आने के लिए बता रहा हूँ, अमाउंट और इंटेंसिटी में थोड़ा फर्क होता है, वो फिजिक्स में हम आगे पढ़ते रहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन there is a small difference in two units called as lumens versus candela। ठीक है, लूमेंस वर्सेस कैंडेला। मैं आपको समझाता हूं क्या है डिफरेंस। लूमेंस वर्सेस कैंडेला, लूमेंस वर्सेस कैंडेला, ये दोनों यूनिट में एक डिफरेंस है। लूमेंस जो है वो लाइट की इंटेंसिटी मेजर करता है इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शन स्टूडेंट्स। और कैंडेला जो है, कैंडेला जो है वो मेजर करता है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट है, आपका बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो हर डायरेक्शन में उसका प्रकाश आएगा, लाइट आएगा। ठीक है, तो पूरे डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में मिलके टोटल लाइट कितना आ रहा है, ये बताने का काम लुमेंस करता है।
लेकिन कैंडेला बताता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना लाइट आ रहा है। ठीक है, मान लो जैसे टॉर्च के केस में कैंडेला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो आप घर पे अगर ट्यूबलाइट खरीदोगे तो उसका कैंडेला देख के फायदा नहीं है, ट्यूबलाइट खरीदोगे तो उसका लूमेन देखना चाहिए, क्योंकि ट्यूबलाइट ऑल डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप टॉर्च खरीदते हैं तो टॉर्च को तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो लाइट देगा। एक टॉर्च का यूज ये चारों दिशा में, दसों दिशा में, ऑल डायरेक्शन में 360 डिग्री में नहीं होता है। ठीक है, यस यस। तो कैंडेला आप देखोगे टॉर्च के लिए। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और बेसिक यूनिट कौन सा है? लुमेन बेसिक यूनिट नहीं है, कैंडेला इज अ बेसिक यूनिट। ये हमें याद रखना है। यस, लेजर लाइट का भी जो है वो भी टॉर्च के जैसा होगा। लेजर लाइट के लिए भी लुमेन्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, उसमें कैंडेला इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस पेज पर से आप कुछ लिखना चाहो तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़े से बेसिक्स मैंने बताए हैं। अच्छा, और मोनोक्रोमेटिक अगले पेज पे बताता हूं मैं, इतना किसी को क्विकली लिखना होगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिए। सोहम, वेक्टर क्वांटिटी, नहीं बेटा, यहाँ लूमेन और कैंडेला में स्केलर वेक्टर जैसा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लूमेन भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बट ऑल डायरेक्शन है, कैंडेला में पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ स्केलर वेक्टर वाला डिफरेंस नहीं है लूमेन्स कैंडेला में। स्केलर वेक्टर वाला डिफरेंस अपन अगले ही चैप्टर में देखने वाले हैं, फिजिक्स के डिटेल्स। 9 वॉट मैंने मेरे एलईडी बल्ब पे लिखा था, एक एलईडी बल्ब पे वॉट। तो वॉट क्या होता है? एनर्जी कंजम्पशन। वॉट एक्चुअली पावर में होता है बेटा, पावर का यूनिट होता है, पावर। पावर का मतलब मेरा बल्ब जलेगा तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होगी पर सेकेंड, वो वॉटेज बताता है। वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, अच्छा। चैतन्य, चैतन्य ने पूछे से नॉट अंडरस्टूड। चैतन्य और एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। चैतन्य, कैन यू से क्या, कौन सी चीज को रिपीट करूं? अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन कैंडेला एंड लूमन। रिलेशनशिप बिटवीन कैंडेला एंड लूमन, एक कैंडेला कुछ 12 लूमेंस, ऐसा कुछ तो भी रिलेशन है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, कोई उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैंने बेसिक एक ही बता दिया, वैल्यू याद करने की आपको जरूरत नहीं है। वो आपके अपने सिलेबस में, लाइट के फिजिक्स के सिलेबस में 11वीं 12वीं में कहीं नहीं है। ल्यूमेन कैंडेला का डिफरेंस एक ही आपको मैंने बताया, ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही मैं बता रहा हूं कि ल्यूमन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डायरेक्शन का टोटल लाइट, और कैंडेला इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर डायरेक्शन का लाइट। बस आप एग्जाम्पल याद रखिए, ट्यूबलाइट वर्सेस टॉर्च, इतना काफी है आपको समझना। ट्यूबलाइट का आपको इंपॉर्टेंस है ऑल डायरेक्शंस में, तो ट्यूबलाइट का आप लाइट इंटेंसिटी मेजर करेंगे ल्यूमेंस में। ल्यूमेंस देख के आप ट्यूबलाइट खरीदोगे, ज्यादा लूमेन होगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा, पूरा घर ज्यादा प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन का टोटल लाइट आपको ज्यादा चाहिए। ठीक है, ट्यूबलाइट में हर डायरेक्शन का टोटल लाइट आपको ज्यादा चाहिए, वेरएज टॉर्च में आपको टोटल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। टॉर्च में आपको एक डायरेक्शन की इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए। मयंक, इल्यूमिनेट म्हणजे प्रकाशित करणे। मयंक, हिंदी में मयंक के लिए इल्यूमिनेट करना मतलब किसी चीज को प्रकाशित करना। ल्यूम मतलब प्रकाश होता है, तो इल्यूमिनेट करना ये एक वर्ड है, किसी भी चीज को प्रकाशित करना। ठीक है, दिवाली में हम बोलते हैं स्काई हैज गॉट इल्यूमिनेटेड बिकॉज ऑफ फायर क्रैकर्स। तो फटाकों की वजह से जो है वो रात का आसमान जो है वो प्रकाशित हो गया, है ना। तो इल्यूमिनेट, तो ल्यूम कोई भी लाइट को बोलेंगे आप, सन के लाइट को, मून के लाइट को, फटाकों के लाइट को, ट्यूबलाइट के लाइट को, किसी किसी चीज को प्रकाशित करना, टॉर्च के लाइट को, किसी चीज के भी लाइट को। यस, कैंडेला इज अ बेसिक यूनिट। कैंडेला इज अ, यस, ये राज काकड़े, लूम, लूम नहीं लूमेंस बेटा, लूम, लूम नहीं लूमेंस, लूमेंस एंड कैंडेला बोथ आर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के यूनिट है, करेक्ट।
लेकिन ल्यूमेन बेसिक यूनिट नहीं है, कैंडेला बेसिक यूनिट है। कैंडेला इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी को ही बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लाइट मतलब ही लूम ना बच्चों, तो लाइट की इंटेंसिटी को ही बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसी का यूनिट है। लुमेन और कैंडेला दोनों उसी के यूनिट है, बट कैंडेला को बेसिक यूनिट मान लिया। एक किसी भी यूनिट को बेसिक माना जाता है, तो कैंडेला ये बेसिक यूनिट है। क्षितिजा, कैंडेला इज यूनिट ऑफ luminous intensity. Is it okay to everyone? Yes. इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एक बहुत लोग इस क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर किसी का क्वेश्चन चैट बॉक्स में मेरे आंखों से छूट गया है तो आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे, जैसे कल बहुत लोगों ने भेजा था, टाइप करके भेज देना। मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके जनरली सॉल्यूशन भेजता हूँ, उसका जवाब मैं भेज देता हूँ। आधे एक मिनट का, कुछ सेकंड का, जो भी मेरा जवाब रहेगा मैं जनरली पर्सनली भी भेज देता हूँ। ग्रुप पे भी आप टाइप कर सकते हो, और मुझे लगता है क्लास में बताना है सबको जरूरी है, तो मैं क्लास में बता देता हूँ। अगर पर्सनली कुछ बताना रहा तो मैं पर्सनली भी बता दूंगा। लुमेन और वॉट में कोई कनेक्शन नहीं है। कल्पेश खांडेकर, कल्पेश खांडेकर लुमेन बता रहा है कि लाइट कितनी तीव्र है, कितना लाइट हमें मिल रहा है, और वॉट बता रहा है कि उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी जल रही है। दोनों अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितनी रेट से, कितने पावर से जल रही है, ये वॉट बताएगा, और लुमेन बताएगा कि कितना प्रकाश मिल रहा है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। लुमेन लाइट से कनेक्टेड है, और वॉट ये इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन से कनेक्टेड है। इज इट ओके? यस। चलो, यस, रेडियंस टेरिडियन पे अब आएंगे। आप मुझे आगे बढ़ने दोगे अब स्टूडेंट्स? चलते आगे। आई एम हैप्पी आप लोग मुझे रुका के रख रहे हो। इन अ सेंस आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, तो इट्स फैंटास्टिक टू क्लैरिफाई। बट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलो, रेडियन स्टेरेडियन पे आना जरूरी है। okay? रेडियन और स्टेरेडियन पे आना जरूरी है। चलो, तो 7 चीजें याद रहेगी स्टूडेंट्स आपको। टेबल सबको याद रहेगा। 7 क्वांटिटीज क्या क्या थी? लेंथ, ये तीनों क्वांटिटीज पहले की याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, ये दोनों अलग से याद रखो। और लास्ट दोनों अलग से याद रखना है आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इसमें जो पहली चीज है उसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, उसका सिंबल स्मॉल एम। देन मास का है केजी, उसका सिंबल स्मॉल किलोग्राम का स्मॉल केजी। सेकेंड का स्मॉल एस। ओके, बहुत लोग, हमारी आदत होती है डेली लाइफ में हम एसईसी सेकेंड को एसईसी करते हैं। ये गलत है, ये सिंबल नहीं चलेगा। समझने के लिए हम समझ लेते हैं, बट फिजिक्स के साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से वो गलत है, ठीक है। चैट बॉक्स का एक और जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। अवधूत का, गुरव अवधूत का सवाल है, सर लुमेन और वॉट प्रोपोर्शन में रहेंगे क्या? अच्छा बल्ब रहेगा तो प्रोपोर्शन में रहने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ज्यादा वॉट का कंजम्पशन कर रहा है तो ज्यादा लाइट देना चाहिए। लेकिन अगर खराब कंपनी का है तो क्या होगा कि वॉट 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 आपने 10 गुना कर दिया, मतलब 10 गुना इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, लेकिन लाइट सिर्फ 3-4 गुना ही दे रहा है, ठीक है ना। तो कितना अच्छा है उस पर, और बहुत अच्छा है तो क्या करेगा, वॉटेज कम भी देके लाइट ज्यादा देगा। तो डिपेंड करता है कि आपने जो बल्ब बनाया है, ट्यूबलाइट बनाई है, एलईडी बनाया, कितने अच्छे क्वालिटी का है, उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं। मैक्स कितना लूमेन होता है बल्ब में? ये तो मुझे भी मैं आपको अंदाजा दे सकता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी रटते हैं हम। मैंने बताया मेरे घर का जो छोटा एलईडी है वो 900 लुमेन के आसपास है। थोड़ा बड़ा बड़ा एलईडी ना 1700 लुमेन के आसपास होता है। 1700 लुमेन के आसपास होता है थोड़ा बड़ा एलईडी घर में जो होता है। तो ट्यूबलाइट्स भी उतने ही रेंज में होगी। लेकिन इसकी कोई लिमिट थोड़ी बोलेंगे ना स्टूडेंट्स। आप क्रिकेट स्टेडियम में लाइट देखते हो तो कितना लाइट देता है वो। एक ट्यूबलाइट, एक एलईडी जैसे नहीं, हजारों ट्यूबलाइट जितना देता होगा, तो उसका तो लाखों लुमेन्स में होगा। चलो, आपके पूछने के लिए मैं एक बार गूगल करके देखता हूँ, स्टेडियम लाइट का कितना लुमेन्स होता है ना। तो यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम का मुझे बता रहा है
10,000 से 20,000 तो स्ट्रीट लाइट का बता रहा है, और स्टेडियम के लाइट का लाखों बता रहा है। मेरा अभी का गेस सही था, लाखों लुमेन्स होता है, लाखों लुमेन्स होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अपने रियल लाइफ में मैक्सिमम हो गया, है ना। इससे बड़ा भी बना सकते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन स्टेडियम से बड़ा रियल लाइफ में जरूरत तो नहीं पड़ता हमको, ठीक है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ इस पे। हाँ हाँ, राज काकड़े, लुमेन अलग अलग हो सकते हैं, सेम वॉटेज का भी लुमेन अलग अलग हो सकता है। अच्छे कंपनी वाला सेम वॉटेज में ज्यादा लुमेन दे सकता है, बिल्कुल सही। यस, वरुण गोडसे ने अपने घर का एक चीज का बताया, या वरुण गोडसे तू जिस चीज की बात कर रहा है वो चीज मेरे ख्याल से एक ट्यूबलाइट के आसपास हो सकती है। ट्यूबलाइट 100 वॉट भी दे सकती है। तू छोटे ट्यूबलाइट की बात कर रहा है, करीब करीब। यस, 3500 ल्यूम्स करीब करीब छोटे ट्यूबलाइट का होगा। यस, अभी रेडियन स्टेडियम पे आता हूँ बच्चों, हाँ मुझे आगे जाने देंगे तो। सर, साक्षी भापकर पूछ रही इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन के और कोई यूनिट है क्या वॉट के अलावा? वॉट भी है, बहुत सारे यूनिट्स है, बहुत सारे यूनिट्स है। वो किस चैप्टर में पढ़ेंगे? वर्क पावर एनर्जी नाम का फिजिक्स में एक चैप्टर है, उसमें सब पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर ये नाम का चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। यस, हॉर्स पावर नाम का यूनिट है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड नाम का यूनिट है। वॉट का ही किलोवाट वगैरह करके ना बड़े यूनिट आ जाएंगे। तो बहुत सारे यूनिट है पावर के, वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये रिवीजन पे आते हैं, 7 चीजों की रिवीजन पे। 7 चीजों की रिवीजन पे आते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये यूनिट थे। अगला था एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। अगला था केल्विन, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन। अगला था MOL, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट का सिंबल था मोल। ये सिंबल्स लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट, पूरे यूनिट नहीं लिख रहा हूं। सिंबल पूछा एग्जाम में तो सिंबल लिखना। यूनिट अगर अगर पूरा यूनिट का नाम बोला तो पूरा यूनिट लिखना पड़ेगा। MOL। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट है कैंडेला। कैंडेला में कुछ लोग कैपिटल लिख रहे हैं, नहीं बच्चों, स्मॉल CD लिखना पड़ेगा। अगर किसी ने कैपिटल CD लिखा तो गलत हो जाएगा, स्मॉल CD लिखना चाहिए, स्मॉल CD लिखना चाहिए। यहाँ केजी में भी बहुत लोगों की गड़बड़ होती है, कोई कोई कैपिटल KG लिख लेता है, वो गलत है। कोई कोई केल्विन को स्मॉल के लिख देता है, वो गलत है। कोई कोई एम्पियर को AMP लिख देता है, वो गलत है। तो गलतियां बहुत तरीके से हो सकती है, सही चीज एक ही होती है, जो सही डिफाइन किया है वही सही है। बाकी चीजें गलत है। दो ही कैपिटल में है सातों में से, एम्पियर एंड केल्विन, उसी का सिंबल कैपिटल में है। यस, अब आ रहा हूं मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे, ठीक है। टू सप्लीमेंट्री यूनिट क्वांटिटीज, पहले तो टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये भी फिजिक्स में एकदम बेसिक के बराबर ही है, इसलिए इसको सातों के साथ दो जोड़ दिया। 7 और 2 ये 9 इंपॉर्टेंट है अपने लिए, 7 के साथ ही 2 जोड़ दिया। 7 बेस है और 2 सप्लीमेंट्री, ये 9 चीजें हमें इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बाकी सब चीजें बन जाएगी, इन 9 चीज से बाकी 100 नहीं हजारों बाकी चीजें डिराइव करते हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का क्या डिफरेंस है, वो मैं समझा रहा हूं अभी। प्लेन एंगल मतलब एक प्लेन में, ज्योमेट्री पढ़े हो स्टूडेंट्स, लाइन प्लेन एंगल पढ़े हो, तो प्लेन, वेरी गुड, किसी ने सही टाइप किया है। प्लेन एंगल मतलब 2D। 2D मतलब समझते हैं ना, एक प्लेन होता है, जैसे आपका पेपर जो है, कागज जो है वो एक 2D चीज है ना। मेरा बोर्ड का स्क्रीन जो है वो एक 2D चीज है। बट सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल ये 2D नहीं होता है। रियल लाइफ 2D है क्या? नहीं, करेक्ट, 3D है। 3D है, रियल लाइफ 3D है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको ज्योमेट्री से ही देता हूं। जैसे सर्कल है, 2D है कि 3D है? 2D है, सर्कल 2D है। और स्फीयर जो होता है, अर्थ जो है गोला होगा, अर्थ अप्रोक्सीमेटली, तो स्फीयर जो है वो 3D है। सर्कल 2D है, स्फीयर 3D है, वैसे एंगल होता है। तो अब मुझे आपको समझाने दीजिए कि प्लेन एंगल का जो यूनिट है, प्लेन एंगल का जो SI यूनिट है, रेडियन कैसे है,
ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन ऑन नेक्स्ट पेज डिग्रीज वर्सेस रेडियन। जब हम प्लेन एंगल पढ़ेंगे तो डिग्रीज, ये आपको मैथ्स वाले लोग भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे वापस। आज मैं शुरुआत कर देता हूं क्योंकि आपने पूछा है इसमें। तो प्लेन एंगल का एक यूनिट होता है डिग्रीज, सब लोग जानते हैं डिग्रीज कितना होता है। अच्छा, अभी मैं एक एंगल निकाल के दिखाऊंगा, आप बताओगे कितना डिग्रीज है? कितना डिग्रीज है बताएगा कोई? ये मैंने एक एंगल निकाला है, वेरी गुड, 180 डिग्रीज का एंगल निकाला है, 180 डिग्रीज का एंगल निकाला हुआ है। अच्छा, नीचे मैं एक एंगल निकाल रहा हूं, ये कितने डिग्रीज का है? 90 डिग्रीज का है, वेरी गुड। अच्छा, और एक एंगल निकाल रहा हूं मैं, देखना ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। ये ऐसा पूरा, इसका जवाब दो, ये कितना एंगल है? ये जीरो नहीं है, कुछ लोग जीरो टाइप, वेरी गुड, 360 इज अ करेक्ट आंसर। 90 के डबल का डबल, पूरा 360 डिग्री इज स्टूडेंट्स फुल सर्कल। ठीक है, 360 डिग्री इज फुल सर्कल, फुल सर्कल में है एक यूनिट। ठीक है, 360 डिग्रीज। अब मैं डिफाइन करूंगा रेडियन। रेडियन की डेफिनेशन आपने थोड़ी सी पढ़ के आए होंगे, अपने डाउट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन भी हुआ कि जब जब कोई भी एंगल होगा तो आप अगर सर्कल का पार्ट निकालोगे तो आर्क ऑफ सर्कल की कोई लेंथ होती है स्टूडेंट्स, लेंथ होगी, और आर इज मान लो रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा होता है, ये थीटा एंगल की डेफिनेशन एल अपॉन आर करेंगे, ऐसे डेफिनेशन करके जो जवाब आएगा ये थीटा एंगल का जवाब होगा इन रेडियन। इन रेडियन जवाब होगा, इन रेडियन जवाब होगा। तो चलो एक फुल सर्कल पे आके मैं समझाता हूं। सबसे पहले फुल सर्कल पे आएंगे स्टूडेंट्स, ऐसा देखो मैं एक फुल सर्कल निकाल रहा हूं, तो ये फुल सर्कल का एंगल, फुल सर्कल का एंगल क्या होगा? चलो निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। आर क्या है? रेडियस। एल है आर्क की लेंथ। जब मैं फुल सर्कल ले रहा हूं तो आर्क कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? आर्क कितना बन रहा है? क्या लेंथ है? पूरा सरकमफरेंस है, पूरा सरकमफरेंस है, वेरी गुड, पूरा सरकमफरेंस है। तो आर्क लेंथ हो गई 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अच्छा, आर आर कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, आर आर कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 2 पाई। 2 पाई किस यूनिट में है ये? रेडियन में है। पूरा अगर मैं लिखूंगा तो रेडियन में है। ठीक है, शॉर्टकट में लिखूंगा तो आर ए डी है ना, उसका सिंबल है आर ए डी, सिंबल है आर ए डी। तो क्या आप लोग मानते हो? अब मैं बॉक्स में लिखूंगा तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, 360 डिग्रीज जो है यही होता है 2 पाई रेडियन। समझ रहे हो क्या स्टूडेंट्स? फुल सर्कल का एंगल, फुल सर्कल का एंगल 360 डिग्री है, और वही एंगल रेडियन में हमने निकाला तो 2 पाई रेडियन है। तो 360 डिग्री ही 2 पाई रेडियन है, 360 डिग्री ही 2 पाई रेडियन है। ठीक है, अब दोनों साइड से 2 कैंसिल भी हो सकता है स्टूडेंट्स, तो क्या हम कह सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यस, किसी ने रिपीट करने का बोला, साहस ने रिपीट करने का बोला है, रिक्वेस्ट मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं सबको समझने के लिए। साहस और भी स्टूडेंट्स जिनको रिपीट करने का चाहिए वो, ठीक है, जिनको रिपीट चाहिए उनके लिए बता रहा हूं। पूरा सर्कल बच्चों आप जब करेंगे, फुल सर्कल को आप जब पूरा कवर करेंगे तो 360 डिग्रीज होता है। उसी चीज को रेडियन में निकाला है हमने फॉर्मूला से, राइट साइड में रेडियन है, फॉर्मूला से हमने निकाला हुआ है। फॉर्मूला है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ मतलब सर्कल का कितनी लेंथ आई, सर्कल का तिरछा जो कर्व्ड लेंथ है उसका आर्क होता है कितनी लेंथ आई। तो साहस क्या ये समझ में आया तुझे कि फुल सर्कल की आर्क मत तो पूरा ही होता है,
फुल सर्कल मतलब पूरा सर्कल, तो उसका पूरा आर्क मतलब पूरा सरकमफरेंस होगा, पूरा सरकमफरेंस होगा बच्चों। नहीं बेटा, डायमीटर नहीं कल्पेश, डायमीटर नहीं, आर्क लेंथ ले रहे हैं बेटा, आर्क लेंथ। डायमीटर ये आर्क नहीं होती, सरकमफरेंस ये आर्क होता है, डायमीटर सीधा होता है और सरकमफरेंस आर्क टेढ़ा होता है, सर्कुलर होता है। तो जब हमने ये एल बोला, एल इज आर्क लेंथ होती है बेटा, एल आर्क लेंथ होती है, मतलब कर्ड लेंथ होनी चाहिए। एल इज आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ मतलब कर्ड लेंथ होनी चाहिए। तो डायमीटर नहीं आएगी, वो 2 पाय आर आएगा। परीघ, मराठीमध्ये परीघ ज्याला म्हणतात, इंग्लिश में जिसको डायमीटर बोलते हैं, तो 2 पाय आर आएगा। तो 2 पाय आर से आर डिवाइड किया तो 2 पाय रेडियन आया। ये ऐसा ही है स्टूडेंट, जैसे सब लोग आपको समझते हो ना कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर भी लेंथ मेजर कर रहा है, सेंटीमीटर भी लेंथ मेजर कर रहा है ना, दोनों चीजें लेंथ ही मेजर कर रही है स्टूडेंट्स, दोनों चीजें लेंथ ही मेजर कर रही है, बस अलग अलग यूनिट है। वैसे डिग्रीज में भी एंगल मेजर करते हैं, रेडियन में भी एंगल मेजर करते हैं, लेकिन 1 डिग्री और 1 रेडियन सेम नहीं होता, कम ज्यादा होते हैं, कम ज्यादा होते हैं। तो 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले पेज पे। ये पेज लिख लिया सबने, ये पेज लिख लीजिए, ये पेज लिख लीजिए, ये पेज लिख लीजिए। ठीक है, मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किया, और भी एक्सप्लेन करूंगा, कोई पूछ रहा है तो। ठीक है, अभी के लिए आप लिस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ लोग लिख भी चुके हैं। ठीक है, यस, 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 मैं वेट कर रहा हूँ भूमिका, आई एम वेटिंग। प्रसाद, आई विल वेट, कुछ और लोगों के लिए मैं आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स। गौरव पोंडकुळे, गौरव बेटा लिहून घे सध्या, तुला अजून एकदा एक्सप्लेनेशनची गरज आहे, आय विल एक्सप्लेन इट अगेन लेटर, नंतर एक्सप्लेन करून घेईल, वाटलं तर तुम्हाला पर्सनल मेसेज मध्ये पण विचारून घ्या अजून, आय विल एक्सप्लेन इट अगेन। सध्या लिहून घ्या स्टूडेंट्स, ज्यांचं राहिलाय जस्ट राइट इट डाउन। साक्षी भापकर तू गलत लिख रही है चैट बॉक्स में, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई आर मत लिख, पाई आर ए डी, पाई से थोड़ी जगह छोड़ के आर ए डी लिखना पड़ेगा, आर तो रेडियस से कंफ्यूज हो जाएगा। आर ए डी मीन्स रेडियन, आर रेडियन और रेडियस में फर्क है, हाँ, रेडियन और रेडियस के स्पेलिंग में फर्क है। हाँ, मुझे सभी के डाउट्स लेने हैं, बट टाइम कम पड़ रहा है आज के लिए, ठीक है ना, एक एक लेंगे। आदित्य शेरके के भी 2 डाउट्स थे कल, आदित्य शेरके के डाउट्स भी मैं लेना चाहता हूँ, मेरे पास है व्हाट्सएप पे ऊपर, आई विल ट्राई टू कम टू दैट। और अगर नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट 9:30 तक, तो आज मैं जो जो डाउट्स कल के हमने पोस्टेड है उनके जवाब आज मैं खुद ग्रुप पे दे दूंगा, जिन जिन का हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे उनका मैं ग्रुप पे दे दूंगा। चलो, लिखना हो गया है, अगले पेज पे आता हो। चलो, पिछले पेज पे हम इस स्टेप तक पहुंचे थे स्टूडेंट्स, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। साक्षी भापकर, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके पहले हमने 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन था, उसको 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, दोनों साइड पे 2-2 से डिवाइड कर दिया, उससे 360 को 2 से डिवाइड किया, 180, 2 पाई को 2 से डिवाइड किया, पाई रेडियन। तो ये अपना आ गया था पिछली पेज पे। ठीक है, इससे हम 2 तरीके से कन्वर्ट और कर सकते हैं। देखो, दोनों साइड से 180 180 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। समझ रहे हो बच्चों, 180 से डिवाइड कर दिया तो आपको ये मिल जाएगा, है ना, 180 से डिवाइड कर दिया तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कोई आप बताओ मुझे ढूंढ के, इसकी वैल्यू आप ढूंढ के बताओ, या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ। पाई सबको पता है कौन होता है, पाई होता है 3.14 ना, 3.14 के तो आप बता सकते हो। और दूसरी चीज मैं कर रहा हूं, देखो, पहली चीज मैंने बताई डिवाइडिंग बाय 180, और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं दोनों साइड को डिवाइडिंग बाय पाई कर दो, तो 180 बाय पाई डिग्रीज, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा। देयरफॉर
ये चीज भी आपको याद रखना है। और इसकी वैल्यू कोई अंदाजे मुझे बताएगा, इसकी अंदाजे वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली? इसकी अंदाजे वैल्यू कोई बताएगा? यस, पहली वाली बात सही है, अप्रोक्सीमेटली 0.0174 वगैरह 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 आ रहा है। ठीक है, मैं 3 डेसिमल तक लिख रहा हूँ, 0.017 रेडियन। और अगली चीज की वैल्यू 180 बाय पाई करो स्टूडेंट्स, 180 बाय पाई करो। इसका वेरी गुड, इसका आंसर आएगा करीब करीब 57.3 डिग्रीज। ठीक है, ये बहुत जरूरी आपको याद रखना। एक रेडियन कितना होता है? एक रेडियन ये 57.3 डिग्री के आसपास होता है। तो रेडियन जो है बड़ा है कि डिग्री बड़ा है? रेडियन बड़ा है कि डिग्री बड़ा है? रेडियन बड़ा है स्टूडेंट्स, रेडियन बड़ा है। एक रेडियन में बहुत सारे डिग्री के जितना है, तो एक रेडियन बड़ा यूनिट है। रेडियन इज अ बिगर यूनिट ऑफ एंगल। लिख लो ये पेज। यस शंतनु माई, रेडियन को शॉर्ट में ऊपर सी लिखते हैं, ऊपर ऊपर, जैसे डिग्री ऊपर लिखते हैं ना 0 करके, वैसे रेडियन को शॉर्ट में सी करके ऊपर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, करेक्ट। मैं लिख के दिखाता हूं नीचे, वापस वही चीज लिख रहा हूं, जस्ट इस बार अलग सिंबल से लिख रहा हूं। ये ऊपर में जो सी है ये रेडियन का सिंबल है। एक और सिंबल, जैसे आरएडी भी करेक्ट सिंबल है, आरएडी भी सिंबल है, और छोटा सी ऊपर लिखना, सबस्क्रिप्ट में ऊपर लिखना बाजू में, ये भी सिंबल है। दोनों सही है, दोनों सही है। एक तो स्मॉल आरएडी करके सिंबल लिखो, या तो ऊपर में सी करके लिखो, वो भी चलता है, दोनों परफेक्ट है। बहुत अच्छे, चलो लिख लिया, फैंटास्टिक। अब आ रहा हूं मैं सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल समझना थोड़ा मुश्किल जाता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा, और समझ भी जाओगे आप लोग, मैक्सिमम लोग समझ जाएंगे, बस कम टाइम में समझाना है। सॉलिड एंगल, कल हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, कहाँ पे? ग्रुप पे लिखी थी, कुछ लोगों ने इसका डिस्कशन चल रहा था तो। ठीक है, तो मैंने सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताया था, ऐसा ओमेगा करके इसका जनरल नोटेशन होता है। तो एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, है ना, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये 3 डायमेंशन में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यस। है ना, किसी ने कोन का पूछ रहा है, जैसे कि ये कोन है मान लो, है ना, आइसक्रीम का कोन है स्टूडेंट्स, आइसक्रीम का कोन है। तो ये एंगल आप कैसे मेजर करोगे? आइसक्रीम के कोन का एंगल कैसे मेजर करोगे? डिग्रीज में, डिग्रीज में मेजर करेंगे? ना 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 ना, डिग्रीज में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्रीज तो आपको पता है स्टूडेंट्स, एक प्लेन में होता है, एक प्लेन में होता है। ठीक है, कागज के प्लेन जैसा होता है, आपको सबको समझ गया ना? लाइक ये चीज है ना, ये एक पेज है, ये एक पेज है स्टूडेंट्स, मेरे कैमरा पे देखिए, ये एक पेज है, मेरे फेस के पास देखिए, सेकेंड व्यू में ये एक पेज है। इस पेज पे कोई भी एंगल है तो वी कैन मेजर इट यूजिंग डिग्रीज। लेकिन क्या आइसक्रीम का कोन, क्या आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम का कोन एक प्लेन में होता है क्या?
आइसक्रीम का कोन एक प्लेन में नहीं होता है, तो उसका एंगल आप डिग्रीज में मेजर नहीं कर सकते, रेडियन में भी मेजर नहीं कर सकते, उसको मेजर करना पड़ेगा कुछ अलग यूनिट में, तो वो यूनिट है स्टेरेडियन। उसको कह सकते हैं आप 3D एंगल, इसको आप 3D एंगल भी कह सकते हो। सॉलिड एंगल मतलब 3D एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल मतलब 3D एंगल। तो अब मैं आपको एक बेसिक बताता हूं, जैसे फुल सर्कल हमने किया था, फुल सर्कल का एंगल, फुल सर्कल का फुल सर्कल का प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल जो होता है वो हम उसको 360 डिग्रीज लिखा था हमने, 360 डिग्रीज लिखा था, जो कि कितना रेडियन आ गया था, कितना रेडियन आ गया था, 2 पाई रेडियन आ गया था, 2 पाई रेडियन आ गया था। वैसे ही मैं अब भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि फुल स्फीयर, फुल स्फीयर, फुल स्फीयर जो रहता है स्टूडेंट्स, फुल स्फीयर जो रहता है, मतलब प्लेन नहीं, पूरा स्पेस, 3D, 3D स्पेस का पूरा जो आएगा, प्लेन नहीं, पूरा 3D स्पेस जो आएगा, उसका सॉलिड एंगल जो होता है या 3D एंगल जो होता है वो चीज, उसको डिग्रीज में नहीं मेजर करते, उसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल है SR। वो आता है 4 पाई स्टेरेडियन। कैसे, देखो मैं बाजू में आपको बता रहा हूं। ये नीचे नीचे थोड़ा सा देखिए, ये स्फीयर है स्टूडेंट्स, ये पूरा स्फीयर है, ठीक है। इसके बीचों बीच में ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये कोन के एंगल से बड़ा है ना स्टूडेंट्स, कोन के एंगल से बड़ा है, समझ रहे हो? थोड़ा सा मेरे फेस के पास आ जाइए, देख लीजिए, है ना। कोन का एंगल जो है वो ऐसा है, इतना सा है, इतना सा है, कोन का एंगल इतना सा है, देखो स्टूडेंट्स, कोन का एंगल इतना सा है, छोटा सा एंगल है कोन का, मानते हो छोटा सा एंगल है, लेकिन स्फीयर का एंगल तो पूरा है ना, ऐसा वैसा पूरा 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 एंगल है स्फीयर का। ऐसे गोल गोल हाथ घुमा रहा हूं मैं, देखो पूरा, बात समझ पा रहे हो एंगल की? यस, पूरा एंगल है। तो उस पूरे एंगल को कैसे मेजर करेंगे, पूरे एंगल को कैसे मेजर करेंगे? फॉर्मूला आपके सामने ऊपर बॉक्स में लिखा गया है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या आप लोग पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया याद है बच्चों? ज्योमेट्री में पढ़ा था, पूरे सरफेस का एरिया याद है? 4 पाई r स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। तो लगा दीजिए, ये कैसे आया? ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू, एरिया है ऊपर 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर रेडियस स्क्वायर कैंसिल होके 4 पाई आपका आंसर आया, ठीक है। 4 पाई आपकी वैल्यू आई। एस आर जो है ये यूनिट है, एस आर जो है ये कोई एस आर फॉर रेडियस नहीं है, एस आर इज अ यूनिट कॉल्ड एज अ स्टेरेडियन, यूनिट का सिंबल है। एस आर जो है ये यूनिट का सिंबल है, स्टेरेडियन यूनिट का शॉर्ट में सिंबल है। इज देयर रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टेरेडियन? Is there a relation between किलोग्राम एंड सेंटीमीटर? भाई किलोग्राम और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होगा? नहीं होगा ना, एक मास है और एक लेंथ है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है। वैसे ही प्लेन एंगल सॉलिड एंगल बिल्कुल अलग चीज है, एक 2D का एक 3D का है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। यस, हाँ, बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्वियसली, बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज। यस, बोथ आर फिजिकल, बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं। रजिया तूने कल भी ये कंफ्यूजन किया था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर फिजिकल क्वांटिटीज, रेडियन एंड स्टेरेडियन आर नॉट क्वांटिटीज, दे आर यूनिट्स, बोथ आर यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो क्वांटिटी अलग चीज है और उसका यूनिट अलग चीज होती है, ठीक है। यस यस, यू हैव टू बी केयरफुल, क्या चीज क्वांटिटी और क्या चीज यूनिट है, वो आपको ध्यान देना है। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं स्टूडेंट्स, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं,
नुपुर शेलर पूछ रही है सर 4 पाई ये सिर्फ स्फीयर के लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, किसी के लिए भी, आइसक्रीम कोन के लिए भी वैल्यूज कुछ आएगी। हाँ, 4 पाई पूरा का पूरा जो है वो इट्स लाइक अ फुल एंगल के लिए है। फुल एंगल ये स्फीयर के लिए डिफाइन करेंगे, फुल एंगल स्फीयर के, लेकिन इट इज नॉट ओनली फॉर स्फीयर। जैसे ऐसा एंगल तो कहीं भी बन सकता है ना, ऐसा एंगल कहीं पे भी बन सकता है, ऐसा एंगल कहीं पे भी बन सकता है, बट डेफिनेशन स्फीयर के हिसाब से है, डेफिनेशन स्फीयर के हिसाब से, डेफिनेशन स्फीयर से ही करते हैं, उसकी डेफिनेशन स्फीयर के हिसाब से डिफाइन। मैं आपको एक क्यूब का क्वेश्चन करके बताऊंगा, आपको एक क्यूब का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं क्लास में, ये पेज लिख लिया तो बताओ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं स्टेरेडियन का, सॉलिड एंगल का। श्रद्धा कोकरे, गुड क्वेश्चन। आंसर इज 2 पाई। हेमिस्फीयर का एंगल जो आएगा वो आधा आएगा बेटा, 2 पाई आएगा। उसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना होता है, सिर्फ कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस। जैसे आर्क हमने बोला था पिछली बार, आर्क की लेंथ लेनी होती है, वैसे यहाँ पे कर्ड एरिया ही लेना होता है। तो हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल आ जाएगा 2 पाई। बहुत अच्छा सवाल है तेरा, बहुत शाबाशी, बहुत ब्यूटीफुल सवाल उसने पूछा है। देखो, क्योंकि हेमिस्फीयर का फॉर्मूला ना, एरिया का कर्ड का 2 पाई r² भी आता है कर्ड का, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r² आता है। इसलिए उसको डाउट आया कि सर 2 पाई स्टेरेडियन आएगा कि 3 पाई स्टेरेडियन आएगा। तो हेमिस्फीयर का आएगा 2 पाई स्टेरेडियन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे ये। 3 पाई कंफ्यूजन हो सकता था, बट नहीं, 3 पाई आंसर नहीं आएगा। आपको कर्ड सरफेस ही लेना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना होता है। यस रंजीत शिंदे, यू आर राइट, यूनिटलेस हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, लेकिन उस यूनिटलेस चीज को स्टेरेडियन में माना जाता है। इट विल बी यूनिटलेस इन द सेंस 7 बेसिक यूनिट के टर्म्स में नहीं आएगा। यूनिटलेस का मतलब है वो 7 बेसिक यूनिट्स के टर्म्स में नहीं आएगा। रंजीत शिंदे, तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं, ठीक है। 7 बेसिक यूनिट के टर्म में नहीं आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसको एक नाम दिया जाता है एज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। नहीं तो हम फर्क नहीं कर पाएंगे ना, कौन सा प्लेन एंगल है कौन सा सॉलिड एंगल है, हम फर्क ही नहीं कर पाएंगे, तो कुछ तो यूनिट का नाम देना पड़ेगा उसको। इसलिए उसको, एक को रेडियन एक को स्टेरेडियन ऐसा नाम दिया गया है। यस यस तन्वी पवार, करेक्ट। हमें दोनों में कर्व ही लेना है, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो कि सर्कल हो, जो भी आर्क ले रहे हो उसकी लेंथ या एरिया जो भी लेना है वो कर्व का ही लेना है, करेक्ट। कल्पेश खांडेकर, हेमिस्फीयर कुछ नहीं है, सिंपल, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर बस, ठीक है। तो 4 पाई का आधा 2 पाई आ जाएगा। शरद जय, शरद जगताप, लिखा है हमने सिंबल स्मॉल SR, स्मॉल SR, बस वही सिंबल है, और कोई उसका शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है, स्मॉल SR। अवंतिका रोहिते, यस इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी सॉलिड शेप बच्चों, एनी सॉलिड शेप, एनी सॉलिड शेप के लिए इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, करके बताता हूँ, अगले पेज पे आने दीजिए मुझे। आनंद बंडगार, तेरा क्वेश्चन आंसर करो। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ स्फीयर इन डिग्री? नहीं होता है बेटा, डिग्री में एंगल नहीं होता है स्फीयर का, क्योंकि ये 3D है ना, डिग्री से सिर्फ 2D के लिए किया है, ठीक है। उसका आंसर ही नहीं ले सकते। इट्स लाइक आस्किंग कि सर मेरा वजन बताओ सेंटीमीटर में, मेरा वजन कितना है, तेरा वजन कभी सेंटीमीटर में कर ही नहीं सकते, वैसे स्फीयर का एंगल कभी डिग्रीज में नहीं बता सकते। इज इट ओके? दैट इज द आंसर, यस। क्यूब का मैं करके बताऊंगा आपको, सवाल दूंगा। सबसे पहले हेमिस्फीयर वालों को मैं क्लियर कर दूं बच्चों, हेमिस्फीयर इट्स लाइक आधा करना है आपको, सीधा सीधा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का एंगल ये ऐसा होगा, तो हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल जो ऐसा ऐसा आएगा वो पूरे स्फीयर से आधा होगा, सीधा सीधा। तो इट विल बी
2 पाई स्टेरेडियन, 2 पाई स्टेरेडियन। अच्छा, एक बात मुझे समझाने की, क्या ये सब शेप्स के लिए है क्या, ये कुछ लोग पूछ रहे हैं। बाजू में एक चीज बताओ, ये एंगल मैंने दिया 2D में, 2D में कोई इसको बताएगा कितना डिग्रीज है, कितना डिग्रीज है लेफ्ट में, जवाब बताओ जल्दी से, जल्दी से जवाब बताओ। यस 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज है। अच्छा, उसी के नीचे मैं और एक डायग्राम निकाल रहा हूं, उसी के नीचे मैं और एक डायग्राम निकाल रहा हूं। ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ। अच्छा, ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है। क्यों रे स्टूडेंट्स, क्यों रे, क्यों, क्यों वो भी 90 डिग्रीज है? एक जगह तो स्क्वायर सर्कल का आर्क है, एक जगह तो रेक्टेंगल है, फिर दोनों सेम कैसे आ सकते हैं? अरे क्योंकि एंगल उतना ही है, एंगल उतना ही है, घूमन घूमना तो उतना ही पड़ेगा ना, एंगल से तो वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो शेप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अब 90 डिग्री को ही आप कर दोगे π/2 रेडियन आएगा स्टूडेंट्स। ये समझा क्या सबको? देखो 180 डिग्री था पाई रेडियन, 180 डिग्री था पाई रेडियन, तो उसका आधा कर देंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री आएगा π/2 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो π/2 रेडियन जो है, मतलब 90 डिग्री जो है, ये मेरे दोनों डायग्राम में करेक्ट है। क्वार्टर सर्कल वाले डायग्राम में भी करेक्ट है और रेक्टेंगल वाले डायग्राम में भी करेक्ट है। वैसे ही सॉलिड एंगल के लिए स्फीयर होना जरूरी नहीं है, सॉलिड एंगल के लिए स्फीयर होना जरूरी नहीं है, सॉलिड एंगल के लिए स्फीयर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक एक सवाल मैं बनाने की देखो साइड में कोशिश करता हूं। आपका रूम है, हर जन आपका रूम है, आप कहीं तो रूम में बैठे हो, आपके रूम पे जमीन है, फ्लोर, ठीक है, और एक वॉल है, एक वॉल है, ठीक है, जमीन है और वॉल है, ठीक है, देर इज अ फ्लोर एंड देर इज अ वॉल, उसके बीच में एक सॉलिड एंगल आएगा, ऐसा सॉलिड एंगल आएगा, सॉलिड एंगल आएगा, मान रहे हो? ऐसा ऐसा आप इसको सॉलिड एंगल आएगा, उसकी वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू बताओ। डिग्रीज में नहीं आएगी बच्चों, ना 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 ना, आई एम आस्किंग सॉलिड एंगल, 3D वाला, 2D वाला नहीं पूछ रहा हूं मैं। 2D एंगल 90 डिग्रीज रहेगा, 3D वाला एंगल स्टेरेडियन में आएगा, वो π/2 नहीं आएगा, रॉन्ग आंसर। पाई स्टेरेडियन, वेरी गुड रजिया, आर्यन, नम्रता, बहुत खूब, बहुत खूब, पाई रेडियन, पाई स्टेरेडियन आएगा। देखो कैसे, ये पूरे स्फीयर के 4 टुकड़े हैं स्टूडेंट्स। आप रूम पे कोने पे एक स्फीयर लगा दोगे, मान लो यहां पे आपने एक स्फीयर लगा दिया है ना, रूम पे स्फीयर लगा दिया, तो आप समझ रहे हो इस स्फीयर के 4 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा आपके रूम में आएगा, चौथा एक टुकड़ा जाएगा आपके बाजू के रूम में, और 2 टुकड़े छोटे, उतने ही साइज के 2 टुकड़े जमीन के अंदर आएंगे, जमीन के अंदर आएंगे, समझ रहे हो? एक टुकड़ा आपके रूम में, एक टुकड़ा बाजू के रूम में, और 2 टुकड़े जमीन, तो 4 इक्वल टुकड़े हैं। ये आंसर कैसे आया? टोटल था 4 पाई स्टेरेडियन, टोटल था 4 पाई स्टेरेडियन डिवाइडेड बाय 4 करके ये आया पाई स्टेरेडियन। ठीक है, एक लास्ट सवाल, 4 पाई स्टेरेडियन के 4 इक्वल टुकड़े किए, परफेक्ट, उसी से आंसर आया। यस, क्यूबॉइड का ही मेरा अगला क्वेश्चन है, वरुण गोडसे ने मेरा अगला क्वेश्चन ही गेस कर लिया। अब आपकी रूम क्यूबॉइड शेप की होती है करीब करीब, ठीक है, तो आपकी रूम क्यूबॉइड शेप की होती है। मैं पूछना चाह रहा हूं आपके रूम का कॉर्नर एंगल, कॉर्नर में एक सॉलिड एंगल बनेगा, कॉर्नर में सॉलिड एंगल बनेगा, कॉर्नर में सॉलिड एंगल बनेगा, उसकी वैल्यू बताओ, कॉर्नर में सॉलिड एंगल बनेगा, उसकी वैल्यू बताओ, स्टेरेडियन में आंसर आएगा। एक स्टूडेंट, ओम धमार, वेरी गुड, अर्पित वेरी गुड, π/2 स्टेरेडियन, बहुत लोगों को अब लग रहा था पाई आंसर, बट वो होगा
2 स्टेरेडियन 8 टुकड़े में बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 टुकड़े में बढ़ जाएगा। आपका स्फीयर वहां पे इमेजिन करो, कॉर्नर का स्फीयर 8 टुकड़े में बढ़ जाएगा। कैसे 8 टुकड़े में बढ़ जाएगा? कैसे 8 टुकड़े में बढ़ जाएगा? कैसे 8 टुकड़े में बढ़ जाएगा? मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, पिछला सवाल और इस सवाल में क्या डिफरेंस है? पिछले सवाल में सिर्फ वॉल और फ्लोर था, जमीन और भिंत, जमीन आणि भिंत होती। या प्रश्नामध्ये तुम्ही कोपऱ्यावर आहात, तर कोपऱ्यावर तुम्ही आहे, तर तुमचा कोपरा हा किती रूम शेअर करू शकतात? तुमचा कोपरा या बाजूच्या 4 रूम मिळून आहे, तुमची रूम आणि बाजूच्या 4 रूम मिळून कोपरा शेअर होईल। तुमची रूम हा बाजूचे 4 रूम मिळून कोपरा शेअर होईल, हे कळतंय का? बाजूचे 4 आणि जमिनीच्या आत 4 मिळून 8 तुकडे होतील। तर 4 आणि 4 8 तुकडे होतील, हे कोणाला इमॅजिन होत आहे का? कोणाला नाही इमॅजिन होत आहे तर मला एक अजून तुम्हाला डायग्राम दाखवावी लागेल. लेट मी शो यू द डायग्राम. Let me show you some nice diagram selection from इंटरनेट. इंटरनेट वरून मला एक डायग्राम शेअर करू द्या. व्हाईट बोर्ड अनशेअर करत आहे आणि डायग्राम मी स्क्रीन शेअर करत आहे. येस, टाइम एक्सटेंडेड. उजवीकडे बघा स्टूडेंट्स. कॅन यू सी राइट साइड की डायग्राम? ये वाली डायग्राम पे फोकस करो. इसका बीचों बीच का स्फीयर देखो. इस डायग्राम में आपको 8 रूम दिख रही है क्या? पहले ये समझो, 8 रूम्स दिख रही है क्या इसमें? 8 रूम्स, ऊपर की 4 रूम, नीचे की 4 रूम, मिलके 8 रूम्स है. यस, है 8 रूम के बीचों बीच का स्फीयर देखो, तो वो 8 रूम में इक्वली बढ़ जाएगा ना स्टूडेंट्स. एक रूम में आप बैठे हो, आपके आजू बाजू में 3 रूम है और आपके नीचे 4 रूम्स है मिला जुला के. तो आपके फ्लोर पे 4 रूम है और आपके नीचे 4 रूम्स है मान लो, तो 8 टुकड़े में बढ़ जाएगा. कॉर्नर वाली चीज जो ये 8 रूम के बीचों बीच में है, वो आपके रूम का कॉर्नर है. तो आपके रूम के कॉर्नर में स्फीयर का 8वां टुकड़ा आया हुआ है. चलो, गुड, फैंटास्टिक. तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो आने वाला है π/2 स्टेरेडियन. ओके, 4 पाई के 8 टुकड़े. 4 पाई ये फुल स्फीयर का है, उठ के उसके 8 टुकड़े करके π/2 स्टेरेडियन आएगा क्यूबॉइड में. ठीक है. होमवर्क मुझे फिर से आपको टाइप करके देना पड़ेगा, क्योंकि आज कवरेज तो जो मैं पढ़ाना चाह रहा था स्टूडेंट्स, वो तो आज मैं पढ़ा ही नहीं पाया पावर पॉइंट में से, है ना. आई कुडंट टीच सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द पावर पॉइंट. तो होमवर्क थोड़ा सा डिराइव्ड क्वांटिटी से रिलेटेड रहेगा. आपको थोड़ा आगे का पढ़ के आने का डिराइव्ड क्वांटिटीज से रिलेटेड होमवर्क रहेगा. ओके. आपसे मैं परमिशन चाहता हूँ कुछ मिनट एक्सटेंड करने की, बिकॉज आज इतने सवाल पूछे गए हैं, तो मुझे और कुछ सवालों के आपके जवाब लेने हैं, डाउट्स के. और कुछ सवालों के जवाब लेने हैं मुझे. मैं आ रहा हूँ अपने डाउट्स वाले ग्रुप पे, और जो जो डाउट्स पोस्ट किए गए थे उसमें से कुछ का जवाब दे रहा हूँ. हाँ, एक का जवाब मैंने टाइप किया था, जो फेमस सवाल कल पूछा था कि स्पेस में अंधेरा क्यों होता है. स्पेस में अंधेरा क्यों होता है? लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होने के बावजूद स्पेस में अंधेरा क्यों होता है, ये एक सवाल पूछा गया था. इसका आधा जवाब कुछ स्टूडेंट्स ने टाइप कर दिया था
कि स्कैटरिंग की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, उसकी वजह से स्कैटर्ड लाइट अपने आंखों में पहुंचता है, इसलिए हम देख पाते हैं चीजें, इसलिए हमें अंधेरा नहीं नजर आता है जब दिन होता है तब। लेकिन स्पेस में डस्ट पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगी, उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं रहेंगे, तो अपने आंखों तक लाइट नहीं पहुंचेगा, अपने आंखों तक लाइट नहीं पहुंचेगा, इसकी वजह से हमें अंधेरा लगेगा। लेकिन ये एक पार्शियल रीजन है, एक वन ऑफ द रीजन है। दूसरा रीजन, पूरी स्पेस, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है स्टूडेंट्स, एक अकेली गैलेक्सी नहीं है। एक सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सी है, हर एक अलग गैलेक्सी में अलग अलग सूरज है। क्या पूरी कायनात में एक ही सूरज नहीं है? इन द होल यूनिवर्स एक ही सन नहीं है, अलग अलग सन की जरूरत पड़ती है। ये दुनिया ऐसी बनाई है कि हर यूनिवर्स के अपने अपने सन दिए गए हैं, ठीक है? तो आप सोचो कि आपके घर में एक ट्यूबलाइट है, मान लो मैं बारामती में अभी चैतन्य अकेडमी में यहाँ पे एक लाइट लगाया हुआ है, तो ये लाइट से पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे महाराष्ट्र तक थोड़ी पहुंचेगा एक लाइट। तो सवाल था कि सर लाइट की स्पीड तो इतनी ज्यादा है, तो पूरे महाराष्ट्र तक लाइट नहीं पहुंचेगा क्या? बताओ, बारामती के एक रूम का लाइट पूरे महाराष्ट्र तक क्यों नहीं पहुंच रहा? उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है तो भी। इसकी भी स्पीड 3 × 10⁸ है, अपने ट्यूबलाइट वाले निकलने वाले लाइट की भी स्पीड 3 × 10⁸ है, क्योंकि स्पीड उसकी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम कम होते जाती है। मेरे रूम में ज्यादा आ रही है, बाजू के रूम में थोड़ा लाइट और कम पड़ता है ना? बाजू के घर तक जाऊंगा तो मेरे लाइट का इफेक्ट और कम पड़ता है, तो उसकी इंटेंसिटी कम कम होती जाती है स्टूडेंट्स। तो सूरज के लाइट की इंटेंसिटी भी अर्थ तक पहुंचते पहुंचते कम होती जाती है, और दूर जाएंगे तो इतनी कम होती जाती है कि एकदम डिम दिखेगा, अपना सूरज काम में नहीं आएगा। आप बहुत दूर जाओगे दूसरे गैलेक्सी में, अपने गैलेक्सी के दूसरे कॉर्नर में कहीं पे, तो अपने सूरज का लाइट स्पीड बहुत होने के बावजूद लाइट पहुंचता भी होगा, लेकिन इतना फीका पहुंचेगा, इतना डिम पहुंचेगा कि आपको ऑलमोस्ट अंधेरा लगेगा। दैट इज अ सेकेंड रीजन। ओके, अगर आपके आंखों तक स्ट्रेट लाइन में पहुंच भी गया तो भी वो डिम पहुंच सकता है। तो दो रीजन, एक तो स्ट्रेट आपके आंखों तक पहुंच ही नहीं रहा है, या अगर आपके आंखों तक पहुंच भी गया तो डिम पहुंच सकता है, ठीक है? और एक सवाल का जवाब देके मैं रुक जाऊंगा, एक और सवाल, हम 5 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। व्हाट इज कॉसर? ये भी स्पेस का सवाल है। कॉसर का लॉन्ग फॉर्म है कॉसी स्टेलार रेडियो एमिटर, कॉसी स्टेलार रेडियो ऑब्जेक्ट या रेडियो एमिटर। इसके डिटेल मीनिंग क्या है ये स्पेस साइंस में पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी में। शॉर्ट में बताता हूँ, कॉसी स्टेलर इट इज नथिंग बट सूरज जैसा होता है, बट इट इज नॉट अ स्टार, इट इज लूमिनस। वो लाइट देता है, बड़ी बड़ी लाइट बॉडीज होती है अपने गैलेक्सी में, लेकिन वो सूरज जैसा स्टार नहीं होता है। स्टार की एक अलग डेफिनेशन है। तो जो स्टार नहीं होता है फिर भी बड़ा बड़ा लाइट देता है, ऐसी बड़ी बड़ी कुछ ऑब्जेक्ट्स पाई जाती है, उनको कॉसर कहते हैं। मे बी वन मोर फॉर 1 मिनट, रॉन्टजेन के बारे में यार 1 मिनट में एक्सप्लेन। हाँ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बहुत लोगों ने पूछा था, और मोनोक्रोमैटिक, ये बता के मैं रुक जाऊंगा। मोनोक्रोमैटिक एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बता के मैं रुक जाऊंगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये एक डेफिनेशन में कहीं आया था, एच सी वर्मा में आपने पढ़ा होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, वाटर और आइस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और आइस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, वाटर और आइस एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि वाटर और स्टीम भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे? यस सर, कर सकते हैं, यस सर, कर सकते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस की आपको बात पता है, और 100 डिग्री सेल्सियस की बात पता है। क्या आपको पता है कि वॉट आइस और स्टीम एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? आइस एंड स्टीम एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? कौन सा टेम्परेचर है भाई, बताओ कौन सा टेम्परेचर है? तो आंसर है नो भी और यस भी। नो क्यों? नो क्यों? बिकॉज नॉर्मल प्रेशर पे नहीं एग्जिस्ट कर सकते।
सिंपल जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, रियल लाइफ में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस, क्योंकि आइस का सब्लिमेशन नहीं होता है स्टूडेंट्स, आइस का सब्लिमेशन नहीं होता है, वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ड्राई आइस में, हवाएं निकलती है वो अलग। मैं स्टीम की बात कर रहा हूँ, स्टीम पानी से बनती है। तो आइस में से जो आपको व्हाइट व्हाइट निकलते दिखता है वो स्टीम नहीं होती होगी सॉलिड ड्राई आइस में, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होगा। हमें वाटर चाहिए, H2O का गैसियस फॉर्म इज स्टीम। तो आइस एंड स्टीम एक साथ नॉर्मल प्रेशर पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट हाई प्रेशर चेंज्ड प्रेशर पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो ट्रिपल पॉइंट अब आपको थोड़ा गैस हो रहा है, ट्रिपल मतलब तीनों चीजें, ट्रिपल मतलब आइस एंड स्टीम एंड वाटर, आइस एंड स्टीम एंड वाटर, तीनों लोग एक ही साथ अगर आपको दिख गए तो वो जब होगा उस कंडीशन को बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसका एक बहुत स्पेशल टेम्परेचर और स्पेशल प्रेशर होता है, उस वैल्यूज को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे वन एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, प्रेशर अलग होगा, वन एटमॉस्फेरिक से अलग प्रेशर होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जितना नहीं होगा वो, न वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, न वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, न वो कोई सब्लिमेशन होगा। एक अलग ही मैजिकल चीज है जो अलग प्रेशर पे होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, अभी शॉर्ट में मैंने बता दिया। और मोनोक्रोमैटिक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं मैं। मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, क्रोम मतलब कलर, तो सिंगल कलर का लाइट मतलब मोनोक्रोमैटिक। सिंगल कलर का, व्हाइट नहीं, व्हाइट में सब कलर मिक्स होते हैं, तो मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर का। ये हो गया बोली भाषा में। फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे तो सिंगल वेवलेंथ का लाइट। फिजिक्स के भाषा में इसके मीनिंग हो गया लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ठीक है ना, अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो फिजिक्स के भाषा में सिंगल कलर की एक सिंगल वेवलेंथ होगी। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, जैसे ग्रीन कलर है तो ग्रीन के भी अलग अलग शेड होते हैं, ग्रीन के भी अलग अलग शेड होते हैं, ग्रीन के अलग अलग शेड की भी अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है ना। तो हमको एकदम एक सिंगल वेवलेंथ चाहिए, तो एक वेरी पर्टिकुलर कलर चाहिए। नहीं, ब्लैक बॉडी का अलग डिस्कशन है, अभी डिस्कस करने जाएंगे तो हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, वो आएगा। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल्सो फॉर स्लाइटली एक्सटेंडिंग। अभी किसी का मैथ्स का बायोलॉजी का लेक्चर होता है तो हम गैप को बड़ा एक्सटेंशन नहीं दे सकते। लेट अस स्टॉप नाउ। ओके, गुड डे, सी यू ऑन द डाउट्स ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, some more answers and homework for tomorrow. Thank you students.